हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बताइए। पिछला दोनों लेक्चर आप लॉगरिथम्स का देख चुके हैं ना, उसके बाद ही ये समझ में आएगा, क्योंकि वो दो लेक्चर के बाद जो है वो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछला यदि आप नहीं देखे हुए हैं तो जरूर दोनों देख लीजिए लेक्चर, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 7 प्रॉपर्टी के आगे पढ़ने वाले हैं। 7 प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं, आज 8, 9 और 10 नंबर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। 3 प्रॉपर्टी और बचा हुआ है लॉग का, वो चलिए पढ़ते हैं। तो आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं 8 नंबर प्रॉपर्टी क्या है। 7 नंबर प्रॉपर्टी जो था उसको जरा सा याद कर लें एक बार। तो 7 नंबर में हम लोग यहाँ पे ये चीज जान चुके थे कि लॉग यहां पे यदि बेस में है b और a लिखा हुआ है, तो आप चाहते हैं यदि है कि बेस को और इसको दोनों को आर्ग्यूमेंट a मतलब आर्ग्यूमेंट है वहां a फॉर, और यहां पे जो b है वो बेस को डिनोट कर रहा है, मतलब बेस है b। तो यदि आर्ग्यूमेंट और बेस को आप इंटरचेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। क्या है उसके लिए उपाय? तो 1 बाई लॉग और ये चला आया यहाँ पे b और यहां आ गया a। देखिए बेस और आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो जाता है, 1 बाई में आ जाता है तब ये चीज यदि ऐसा करते हैं तो ये क्या है ना कि आपका लॉग का प्रॉपर्टी है। 7 नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए यहां 8 नंबर पे प्रॉपर्टी है कि लॉग यदि यहां पे बेस पे पावर n है और आर्ग्यूमेंट में a दिया हुआ है, तो यदि बेस के पावर में n है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? तो देखिए बेस पे पावर यदि n होना तो आप इसको 1 बाई n इंटू लॉग और यहां a और यहां पे b ऐसे लिख सकते हैं। 1 बाई n लॉग a टू द बेस b। देखिए बेस पे जो पावर था वो मल्टीप्लाई में आया, बट 1 बाई में उतना आएगा। एक प्रॉपर्टी और इससे पहले पढ़े थे, नंबर तो याद नहीं, बट एक्चुअली ऐसा था कि लॉग आपको याद होगा शायद, देखिएगा b और a का पावर में n, तो आपको याद है क्या होता था? जी बिल्कुल आपको याद है, n का जो वैल्यू है वो पीछे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो पावर है n वो मल्टीप्लाई में आ गया, और लॉग यहाँ पे a बच गया और बेस में b। तो पावर यदि रहेगा आर्ग्यूमेंट पे तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है सीधा पीछे आके, बट यदि बेस पे पावर में कुछ लिखा हुआ हो तो वो 1 बाई में उतना आ जाता है पीछे। देख लीजिए, ठीक है, आंसर समझ में आया आपको? अच्छा, अब आपको इसका प्रूफ भी मिलेगा, जैसा कि हर एक प्रॉपर्टी का प्रूफ आपको देते आ रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी का भी प्रूफ दे रहे हैं। देखिए लॉग और a है, अब b का पावर में लिखा हुआ n, तो इसको कैसे लिखें? तो इसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से, देखिए 1 बाई, चाहते क्या है ना कि बेस और आर्ग्यूमेंट को आपस में बदल दें। तो बेस को यदि बदलेंगे तो b का पावर n यहां आएगा और a यहां आएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई में उतना आ जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी? 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ऐसा लिखा जा सकता है b का पावर n और a। देखिए 1 बाई में आ गया ना, बेस और ये आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हुआ। अब बताइए ये वाला प्रॉपर्टी को यूज कीजिए, पावर में जब रहता है यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 1 बाई ये n आ गया मल्टीप्लाई में, n इंटू लॉग और ये b है और ये a है। अब देखिए 1 बाई n तो रह गया, और ये जो आप देख रहे हैं इतना 1 बाई में लॉग b और बेस में a, तो यदि a और b को इंटरचेंज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया? ये लॉग और ये चला गया a यहां और b आ गया यहां, तो b आ गया बेस में, चला गया आर्ग्यूमेंट में। तो आप देखिए तो क्या ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? तो ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से आप जो है सो देखिए 8 नंबर प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब यदि इन दोनों प्रॉपर्टीज को मिला के एक प्रॉपर्टी बनाया जाए, इसको और इसको दोनों को मिला के यदि प्रॉपर्टी बना दिया जाए तो क्या होगा? ये बेहतर होगा आपके लिए याद रखना। तो क्या याद रखेंगे आप? देखिए ऐसे प्रॉपर्टी ये है कि यदि लॉग रहे और आर्ग्यूमेंट a है, उसका पावर में m दे देते हैं और बेस पे पावर में n दिया गया है, तो क्या लिखेंगे इसको? तो m जो है वो मल्टीप्लाई में आएगा और n जो है वो डिवाइड में आएगा। दोनों प्रॉपर्टी एक साथ लगा रहे हैं, और क्या बच जाएगा? तो लॉग a और बेस में b।
तो ये इस तरह से जो है देखिए आ गया। तो ये प्रॉपर्टी है, दोनों का मिला हुआ मिक्स करके बना दिया। तो इस तरह से हम लोग 8 प्रॉपर्टी तक पढ़ लिए हैं प्रूफ के साथ। और अब चलते हैं 9 नंबर प्रॉपर्टी पे। और 9 नंबर प्रॉपर्टी में देखिए क्या है, आप लिखते रहेंगे, लिखते रहना है आपको, रुकना नहीं चाहिए कलम, जब भी आपको मौका मिल रहा है लिख लीजिए। चलिए 9 नंबर प्रॉपर्टी में क्या है वो देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9 नंबर प्रॉपर्टी में। क्या है ना, लॉग है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि a है और a का पावर में log है, ठीक है। a के पावर में log है, समझ पा रहे हैं बात को आप। a के पावर में log है, log का बेस कितना है वो भी a ही है। और यहाँ पे क्या है x। बहुत ही ज्यादा कई बार यूज होगा आगे चल के इस प्रॉपर्टी का। लॉग का हर एक प्रॉपर्टी यूजफुल है और सबका यूज होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। रट जाइए सारे प्रॉपर्टी को और आपको तो प्रूफ भी मिल रहा है। एक बार जरा सा प्रूफ कर लीजिए, नीचे में प्रूफ यदि आप कर लीजिए तो फिर जन्मों जन्म तक याद हो जाएगा, भूलिएगा ही नहीं। अब देखिए जरा सा, a का पावर में log है और बेस log का क्या है a। यहाँ पे ये गौर करने वाला है, गौर करने वाला चीज है यहाँ पे कि जो बेस पूरे log का है ना, वही बेस ये log, दोनों या वाला बेस सेम है। देखिए जरा सा, ये दोनों सेम है तो वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू जो यहाँ पे रहेगा लिखा हुआ वही आ जाएगा। यहाँ पे आम, इमली, पहाड़ कुछ भी रहे वो आंसर हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक बात का ख्याल रखना है कि आर्ग्यूमेंट जो होता है ना हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होता है, तो वो तो x ग्रेटर देन 0 होगा ही। और ये जो a है वो a भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, नॉट इक्वल टू 1। ये बात तो आपको समझ में आता होगा, पहले से ही जानते हैं बात तो आप। तो ये कंडीशन तो हर एक बार रहेगा। चलिए अब जो ये प्रॉपर्टी है ये हुआ कैसे, कैसे प्रूव कैसे करेंगे, कोई पूछ दिया तो चलिए आपको प्रूफ भी बता दे रहे हैं। a का पावर में log और बेस में है a और यहाँ है x। इसको मान लीजिए कुछ, क्या मान ले, x तो है ही, y मान लेते हैं। चलिए y मान लिए, तो इसको यदि y मान लिए, अब log हटाना है ना, या फिर बोलिए कि ये वाला चीज को आपको नीचे लिखना है। कैसे लिखिएगा इसको आप, है ना। तो अच्छा, पूरे को मानने से अच्छा है केवल इसको मान लेते हैं, चलिए जल्दी हो जाएगा। log एक ही स्टेप में हो जाएगा फिर प्रूफ। इसको, ये जो आप ऊपर में देख रहे थे ना, उसको क्या मान लिए, y। अब log हटाइए, log यदि आप हटाइएगा इधर से तो log का जो बेस है a वो उधर का बेस बन जाएगा। तो x इक्वल टू a का पावर में y हो गया, ठीक है, हो गया प्रूफ जी, हो गया। देखिए टेंशन नहीं लेना आपको, y की जगह पे क्या दे दे, log और x बेस a। उल्टा जरा पढ़िए तो क्या प्रूव हो गया, उल्टा जरा पढ़िए। देखिए log a का पावर log x बेस a इक्वल टू कितना, x, प्रूव हो गया। तो ये आप जो प्रॉपर्टी है वो भी आप प्रूफ कर दिए। तो इस तरह से जो है आपका 9 नंबर प्रॉपर्टी भी हो गया, है ना। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं क्या आप, एग्जाम्पल कैसे आएगा, इसका यूज बहुत ही होगा बहुत जगह पे। देखिए ऐसा हुआ है, मान लीजिए 2 है और 2 का पावर में लिखा हुआ है log और log के आगे में यहाँ पे लिख दिया है बेस में 2 और यहाँ पे क्या कर दिया कि x स्क्वायर कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्टली आंसर होगा x स्क्वायर आंसर, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, सेम, तो आंसर हो गया x स्क्वायर, है ना। ये इसका एग्जाम्पल एक बता दिया। चलिए अब 10 नंबर प्रॉपर्टी पे आते हैं, लिख लिए है ना, लिख लीजिए 10 नंबर प्रॉपर्टी। चलिए जी 10 नंबर प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। 10 प्रॉपर्टी है, 10 में आपको 10 के 10 याद रखने हैं, है ना, और 10 का प्रूफ बताया गया आपको। देखिए 10 नंबर प्रॉपर्टी में क्या है ना कि a का पावर log का बेस b और यहां पे है c इक्वल टू, है ना, इक्वल टू क्या होगा, c का पावर में log और बेस में b और यहां पे a। याद रखते कैसे हैं, देखिए ये प्रॉपर्टी आप देखिए, एक चीज क्या है ना, आप 10th अभी पास करके जस्ट आप आए हैं, है ना, या फिर आप जिस भी क्लास में, एक चीज देखिए आप हमेशा है, आपको क्या होता है ना कि सर पूछते हैं बताओ जी कि log और a का पावर में n बेस में b है तो क्या होगा, ऐसे आपसे सर पूछते हैं, तो आप बताते हैं कि सर n पीछे आ जाएगा
मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा पहले, और a का ऐसे हो जाएगा log a बेस b, ऐसे हो जाएगा सर। आप ये बता, आपसे सर ये पूछे क्वेश्चन के रूप में और आप ये जवाब दिए, ये गलत तरीका है। आपको यदि सर पूछेंगे ये और तब आप ये यदि जवाब देते हैं ना, इसका मतलब आपको याद नहीं अच्छे से, आप उसको याद तो है फॉर्मूला बट आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जब क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगा इस फॉर्मूला का, उस समय आपका दिमाग क्लिक नहीं करेगा, है ना। तो क्या करना है आपको, करना यह है कि ये भी आप खुद याद रखिए और ये भी खुद याद रखिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि log a का पावर n बेस b बराबर क्या होगा, और आप खुद जवाब दीजिए कि n इंटू log a बेस b होगा। आप किसी से ये पूछवाइए मत, आपसे कोई ये पूछे और तब आप यदि आप जवाब देते हैं, मतलब आप फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन में। यही अंतर है आप में और हम में। आपको ये याद नहीं रहता है, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेते हो। राइट साइड कितना बच्चा याद कर लेता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई पूछा तब बताएगा cos x। ये नहीं कि हाँ खुद से पूछेंगे अपने आप से कि sin x का डिफरेंशिएशन बताओ जी, और खुद ही जवाब देंगे cos x। तो फिर आपको दोनों चीज याद रखना है कि इतना इक्वल टू ये होगा। तो ये कैसे याद रखेंगे, देखिए इसको तरीका है याद रखने का। यदि a का पावर में log है और बेस में b है और यहाँ पे c है आर्ग्यूमेंट में ना, तो देखिए ये दोनों का इंटरचेंज होता है, ये यहां चला जाता है और ये यहां चला जाता है। ऐसा करने से वैल्यू सेम रहता है। यदि आप a और c को आपस में ऐसे साइकिल में रोटेट कर दें तो आपका वैल्यू जो है ना, ऐसा करने के बाद जो आएगा वो उस वैल्यू के बराबर ही होगा पहले वाले का। ये है तरीका, फंडा याद रखिए इस तरह से, है ना, कि आप इन दोनों को रोटेट कर दीजिएगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, दोनों इक्वल है ना। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा है क्या, कैसे हो गया ये इक्वल जी? तो चलिए आपको विश्वास दिलाते हैं, एक प्रूफ कर देते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए इसका प्रमाण क्या है, आपको क्या करना है ना कि a का पावर में लिखा हुआ है log c और टू द बेस b, यही लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिखते हैं log है ना c बेस में b और यहां पे है ये a इक्वल टू पूरे का वैल्यू कुछ मान लीजिए। क्या मानना चाहते हैं आप, तो इसको मान लेते हैं इस तरह से, कुछ भी मान लेते हैं। चलिए x नहीं है कहीं पे, x मान लिए। अब बताइए इसको यदि आप x मान लिए, इसका मतलब यदि दोनों तरफ log लगाते हैं आप, तो log लगाते हैं तो log लगाइए, ये नीचे उतर जाएगा log c बेस b इक्वल टू log लगेगा इधर log x हो जाएगा, और ये जो बेस में है इधर का वो इधर के बेस में हो जाएगा। कोई बड़ा बात नहीं है, ये सारा चीज आप तो जानते हैं, पहले से ही पढ़ाया गया है। पहले कैसे पढ़ाए हैं, log और यदि यहाँ पे लिखा हुआ हो a और यहाँ b इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है x, ठीक है, तो क्या होता है कि a इक्वल टू b का पावर x, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी तो इसमें जाने मतलब आपको जाने का रास्ता पता होना चाहिए कि कैसे जाते हैं इससे इसमें और इससे कैसे आते हैं इसमें, दोनों चीजें पता होना चाहिए आपको। तो ये जो है सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, a का पावर में एक समथिंग लिखा हुआ था इक्वल टू x, तो इससे हम लोग उस फॉर्म में, इससे log फॉर्म में आ गए, दोनों तरफ log लगा दिए, ठीक है। और देखिए यहां तक हो गया। आप इसको कैसे लिख सकते हो जी, log c बाय log b, log c बाय क्या लिख सकते हैं, log b। ये बात समझ में आया क्या, नहीं आया समझ में? ये बात तो आ जाना चाहिए था अब तक समझ में आपको। ये प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं पहले ही, बेस चेंज फॉर्मूला। अच्छा, log x बाय में बेस में log a, ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब चलिए, अब क्या करना है आपको कि log c और ये जो देखिए log x है वो नीचे आ जाएगा, तो log c बाय log x इक्वल टू log c बाय log x आ गया, इक्वल टू देखिए log b वहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log b बाय log a हो गया ना। चलिए अब इसको बताइए तो कैसे लिख सकते हैं, log ये बेस में x, मतलब नीचे में जो x है ना, तो बेस में x आ जाएगा और ये आ जाएगा c, बेस चेंज फॉर्मूला उल्टा लगा है यहाँ। और यहाँ पे देखिए जरा सा क्या हो गया, log बेस में a और यहाँ पे आ गया b, ठीक है।
तो इस तरह से हो गया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब हम लोग यहां से है ना दोनों तरफ देखिए जरा सा, आपको क्या कर देना है ना, आपको अब यहां से करना क्या है कि अब पलट देना है। तो पलटिएगा कैसे, तो लिखते हैं वहां, ठीक है, वहां पे इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए यहां से आपको क्या करना है कि बताना है कि x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा बताइए। तो x इक्वल टू क्या होगा, कैसे लिखेंगे। अच्छा तो कैसे लिखेंगे x कैसे आएगा, तो देखिए कैसे आएगा, ये बात आपको पता चल जाएगा। यदि आप इसको पहले पलटते हैं, जैसे कि यहाँ log c बाई log x लिखा हुआ है, यदि आप इसको पलटते हैं तो log x बाई log c जा सकता है, या फिर यहां के बाद ही पलट दीजिए तो इसको कैसे, ये यहां और ये यहां चला जाएगा। तो क्या होगा देखिए, पहले log और ये x वहां चला गया और c यहां आ गया। ऐसा करने पे क्या होता है, 1 बाई में चला जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी सारा। और यह देखिए इसको भी वैसे ही करिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई log b और यहां आ गया, ओ सॉरी, log में यहां आ गया है b और यहां आ गया है a। अब इसको तो फिर से हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, log xc इक्वल टू log a यहां पे b। अब x आप लिखिए, तो इधर log हटेगा तो log का जो बेस है c वो उधर का बेस बन जाएगा, तो c का पावर में हो गया log a बेस b। अब x का वैल्यू क्या माने थे, x का वैल्यू माने थे ये चीज log c यहां b यहां a इक्वल टू c का पावर में log a b। देखिए जरा सा, ये प्रूव हो गया, प्रूव हो गया कि नहीं। कई सारा तरीका होता है प्रूव करने का, ये एक तरीका है। इसको x मान लिए, फिर क्या किए, इसको x माने तो इसके बाद में log लगा दी दोनों तरफ log लगाए, बेस कितना का, तो बेस जो है ना, आप बेस किसी का भी log लगा सकते हैं, है ना। आप देखिए log लगाए हैं बेस a का, ऐसा बोल सकते हैं कि बेस a का log लगाए हैं, तो बेस a का log इधर भी लगा x में और इधर भी बेस a का log लगेगा, तो बेस a का log लगेगा तो ये आ जाएगा पावर में और log a और बेस a 1 हो जाएगा, इसलिए ऐसा हो गया। नहीं आया समझ में, देखिए फिर से यहाँ पे बीच में एक दो तरीका समझने का, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में क्या किए है ना कि इसका जो a है ना, जब ये नीचे उतारेंगे तो वो a उधर चला जाएगा log के बेस में, ये एक तरीका है। और एक तरीका है कि log लगा देते हैं, बोलते हैं कि टेकिंग log बोथ द साइड्स। यदि log लगा देंगे तो log लगाए बेस a का log लगाए और इधर भी log लगाए बेस a का log लगाए, तो ये तो x वहां पे जो x आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं ना, ये तो x रह गया, देखिए कलर चेंज कर दे रहे हैं। और इधर भी log a लगाए हैं और a का पावर में कितना log b, इसमें log लगाए टोटल में, और उधर x में log लगाए, तो ये जो पावर में है a का वो तो मल्टीप्लाई में आ गया और बच गया कितना log a बेस a, तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, तो इक्वल टू इतना। अब इसको तोड़ दिए है ना, अब बेस चेंज फॉर्मूला में आप बोलिएगा इसका बेस क्या लिए हैं, तो इसका बेस लिखे नहीं है, कुछ भी मान लीजिए आप 10 20 50 100 x y z कुछ भी मान लीजिए, है ना बेस, इसलिए कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, बेस चेंज फॉर्मूला से लिखे। अच्छा इसको ले आए इधर और इसको ले आए इधर, चाहते पहले से तो आप जो है सो log c को इधर ले जाते और log a को इधर लाते, तो फिर यहाँ पे जो ये इसके बाद में यहाँ पे पलटने वाला काम किए हैं वो नहीं करना पड़ता, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या किए, इसको यहां ले आए, उसको यहां लेके चले गए, तो ये बन गया। अब फिर से इसको जिस तरह इससे ये खोले थे उसी तरह से फिर से ये खुला हुआ है, उसको बंद कर दिए, मतलब इससे वापस बैक गए, ये आया तो चाह रहे थे कि x निकले, तो x बेस में था इसलिए पहले x को आर्ग्यूमेंट में बनाने के लिए वैसे किए हैं, ये वाला को 1 बाई इतना किए हैं आर्ग्यूमेंट में लाने के लिए। तब अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसा हो गया, अब x निकाल लिए तो ये log हटेगा तो बेस जो c है उधर का c बन जाएगा बेस, फिर प्रूव हो गया। कई सारा तरीका होता है प्रूव करने का, ठीक है। अब देखिए आपको जो है ना ये चीज को ध्यान में रखना है हमेशा, प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी हुआ, 10 का प्रूफ आपको बताए किस तरह से प्रूव होता है ना। और प्रूव करने का एक से ज्यादा तरीका भी हो सकता है, आप कोई भी तरीका से प्रूफ कर दीजिए। जितना भी प्रॉपर्टी पीछे आप पढ़ चुके हैं
वो सारा आप अप्लाई करिए प्रूव करने में नेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी को, वही किए हैं तो जल्दी बना। और हर बार यदि बेसिक से बनाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा प्रूव होने में, इसलिए जितना प्रॉपर्टी पढ़ लिए होते हैं ना उसको यूज कर लेते हैं अगले प्रूफ में। चलिए जी, 10 प्रॉपर्टी, 10 का 10 प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए, और यदि याद हो गया जिनको तो कमेंट कर देंगे सर कि याद हो गया है, ठीक है। तो समझ लेंगे हम आप पे विश्वास करके कि आपको याद हो चुका है। तो 10 प्रॉपर्टी तो क्या सब पढ़ चुके हैं हम लोग। पहले लॉग में पढ़े थे डेफिनेशन, लॉग का डेफिनेशन पढ़े हैं, है ना। उसके बाद में हम लोग पढ़े थे उसका प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज के बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, लॉग का ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर ग्राफ से एक पहले एक छोटा सा चीज है डोमेन रेंज के बारे में, वो चीज आप पहले ही डेफिनेशन में ही क्लियर कर दिए हैं आपका। देखिए तो जरा सा, y इक्वल टू लॉग, यहां पे लिखते हैं x और यहां b लिखते हैं बेस, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या है ये? लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। चलिए, लॉगरिथमिक फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन क्या होता है? नया लग रहा है क्या आप लोग को? तो फंक्शन यदि जिन बच्चों को नया लग रहा है ना, तो वो बात थोड़ा सा बस एक ध्यान रखे। फंक्शन 11th में पढ़ाया जाना है, बाकी आगे है, अभी तो बेसिक क्लास चल रहा है ना। फंक्शन बस इतना याद रखे कि ये है कोई फंक्शन, फंक्शन का मतलब कोई मशीन, ये कोई मशीन है ना, कोई मशीन है। इसमें इनपुट का ये रास्ता है और इधर से आउटपुट निकलता है। मशीन में क्या होता है? इनपुट देते हैं, आउटपुट निकलता है। ऐसा मशीन जिसमें कि आप यदि इनपुट देते हैं कुछ, है ना, इनपुट यदि आप कुछ देते हैं तो उस इनपुट के बदले केवल एक आउटपुट निकलना चाहिए, केवल एक से ज्यादा आउटपुट निकलेगा तो फिर मशीन फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक इनपुट के बदले में एक ही आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, बात समझ गए। तो वो होता है उस तरह का, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जो ये इनपुट आप इसमें डालते हैं, है ना, इनपुट, ये तो आप इनपुट इस मशीन में डाल रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई मशीन है तो उसमें आप जो मन चाहे वो डाल सकते हैं, है ना। कोई मशीन अपने दिमाग में लाइए, पंखा दिखा, अब पंखा मशीन है, क्या उसमें इनपुट कुछ भी डाल सकते हैं? या फिर लाइट ही, सिर्फ बिजली, केवल बिजली से ना वो चलेगा पंखा, तो आप उसमें इनपुट के रूप में केवल करंट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो आपका इनपुट जो हुआ वहां पे वो करंट हुआ। तो जो इनपुट किसी मशीन में डाल सकते हैं। अच्छा, अब कोई जूस निकालना मशीन है तो आप उसमें गन्ना दे दीजिए या नींबू दे दीजिए, संतरा दे दीजिए, मौसमी दे दीजिए, ये सब का जूस निकाल देगा। तो ये सब जो इनपुट है उसका, तो किसी मशीन में जो इनपुट दे सकते हैं जिसपे मशीन काम करेगा, वो इनपुट के कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ ऑल इनपुट्स, है ना, इज कॉल्ड डोमेन। क्या? डोमेन। हाँ, डोमेन का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन में या किसी भी मशीन में आप क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं, और इनपुट सब नहीं डाल सकते आप, वैसा ही इनपुट आप डालिएगा, वैसा ही चीज आप उसमें डाल सकते हैं जिसपे फंक्शन एक वेल डिफाइंड आउटपुट भी दे। ऐसा नहीं कि फंक्शन मशीन है कोई, है ना, उसमें कुछ ऐसा चीज डाल दिए कि एकदम धुआं देने लगा, नहीं, फंक्शन में ऐसा चीज डालना है, मशीन में ऐसा चीज डालना है जिसपे फंक्शन जो है काम करे, मशीन काम करे, अच्छा सा आउटपुट दे, जिसके लिए बनाया गया है वो काम करे। तो ये जो लॉग फंक्शन है ना, इसका डोमेन क्या है? डोमेन का मतलब इसमें कलेक्शन ऑफ इनपुट्स, इसमें क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं। तो पहले इनपुट डालने वाला जगह कहाँ है? देखिए, ये है जगह, ये जो आप x देख रहे हैं ना यहाँ पे लॉग के आगे में लिखा हुआ, तो ये देखिए ऐसा हम बॉक्स बना दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये जो है ना, ये जगह है जहां पे इनपुट डाला जाता है। तो आप यहाँ पे इनपुट डाल सकते हैं, क्या क्या डाल सकते हैं? तो लॉग का डेफिनेशन में ही बता दिया गया था आपको कि जो x होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है ऑलवेज। इसका मतलब इसमें जो आप x डाल सकते हैं वो ओनली पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो आप x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने का मतलब हुआ इसका जो डोमेन होगा वो 0 से इंफिनिटी होगा, 0 से इंफिनिटी के बीच का नंबर कोई भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। 0 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी नंबर आप क्या कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। 0 to इंफिनिटी ऐसे लिखेंगे, ये ओपन इंटरवल है। इंटरवल एक टॉपिक आएगा आगे,
अभी देखिए 0 से इन्फिनिटी ऐसे लिखने का मतलब हुआ 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच का कोई भी पॉजिटिव नंबर आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा, कहीं कहीं पे आपको ये भी लिखा हो सकता है, तो घबराइएगा नहीं। आर प्लस का क्या मतलब? पॉजिटिव रियल नंबर मींस ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो डोमेन ये हो गया। अच्छा डोमेन, एक चीज और, ब्रैकेट में कहीं आप ये देखकर घबरा ना जाएं, इसलिए चिंता हो रही थी मुझे, तो आप देखिए जैसा लिख लीजिए 0 से इन्फिनिटी ऐसा भी लिखा रहता है ब्रैकेट, वो ओपन ब्रैकेट ही है, ठीक है। यही वाला ब्रैकेट वो भी है। अब देखिए डोमेन तो हो गया, समझ गए कि इनपुट का कितना कलेक्शन होता है वो डोमेन कहलाता है। ये मशीन यहाँ पे क्या है? लॉग, ये लॉग वाला मशीन है। अच्छा अब आउटपुट पे बात करते हैं। आउटपुट यहां से जो निकल रहा है आउटपुट, एक इनपुट पे केवल एक आउटपुट है ना, एक इनपुट पे केवल एक आउटपुट। हर एक इनपुट पे आउटपुट क्या? नो। वैसा इनपुट जो वैलिड हो, जो मशीन जिसके लिए बना हुआ हो, यदि वो इनपुट डालते हैं तो जरूर उस पे आउटपुट देना चाहिए। यदि मान लीजिए कि पंखा है और बिजली दिए उसमें और वो चला ही नहीं, इनपुट तो है उसका, डोमेन में तो है करंट, यदि वो चला ही नहीं, फैन, इसका मतलब फैन क्या है? खराब है, फंक्शन वो नहीं कर रहा है, मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। यदि किसी भी फंक्शन में जो इनपुट वैलिड है वो डालने पे आउटपुट नहीं मिलता है तो फिर वो फंक्शन नहीं है। तो हर एक वैलिड इनपुट पे एक और केवल एक आउटपुट देने वाला मशीन कहलाता है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या कहलाता है? फिर से बोलिए, मन में दोहराइए, है ना। वैसा मशीन जो हर एक वैलिड इनपुट पे एक और केवल एक आउटपुट दे, उस तरह के मशीन को कहते हैं फंक्शन। समझ गया बात? तो चलिए, लॉग एक फंक्शन है, मतलब लॉग एक मशीन है जिसमें इनपुट डाल सकते हैं आप, 0 से इन्फिनिटी वैलिड है वो, है ना। अब आउटपुट का मतलब होता है जितना भी आउटपुट मिला, जितना भी पॉसिबल आउटपुट्स है, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स के कलेक्शन को कहते हैं रेंज। तो रेंज का बात कर लिया जाए कि रेंज क्या होगा, तो रेंज का मतलब इसका वैल्यू। आपको डेफिनेशन में फिर से जाना पड़ेगा, फर्स्ट लेक्चर डेफिनेशन पे जाइए, बताए थे जो इसका वैल्यू होता है मे बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इसका रेंज होता है, ओके। और इसको हम लोग आर भी कहते हैं, आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। चलिए, तो डोमेन और रेंज तो आप समझ गए, इनपुट आउटपुट भी समझ गए। रेंज का मतलब होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है? तो डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ, सेट का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कलेक्शन ऑफ ऑल वैलिड इनपुट्स, ठीक है, इतना समझिए अभी। फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, वैलिड इनपुट्स का मतलब क्या? फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। बात समझ में आया जी? अच्छा, रेंज का क्या मतलब? रेंज का मतलब कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन मतलब सेट यहां बोलना चाह रहे हैं, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स, ऑल आउटपुट्स रेंज कहलाता है। तो डोमेन रेंज का बात कर लिए, अब हम लोग चलते हैं सीधा ग्राफ पे। ग्राफ क्या होता है आप चलिए देखते हैं। ग्राफ पे लिख लीजिए, नहीं लिख पाए हैं यदि तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा बाद में और फिर देख के लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में छाप लीजिएगा। चलिए जी, अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, दो तरह का ग्राफ होता है लॉग का। क्योंकि दो तरह का ग्राफ क्यों होता है? लॉग यहां पे यदि बेस है, यहां पे यदि एक्स है, तो आप जानते हैं कि b का वैल्यू जीरो नहीं हो, सॉरी b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है और 1 नहीं हो सकता। तो इस बेसिस पे यदि b आधार बेस के बेसिस पे बांटना चाहे तो इसको हम दो तरह के दो भाग में बांट सकते हैं। दो भाग में कैसे बांट सकते हैं? तो एक b जो कि ग्रेटर देन 1 हो बट लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 हो बट लेस देन 1 हो। देखिए 0 1 के बीच में आप क्या बोले हैं बेस के बारे में? बेस के बारे में आप बोले हैं कि 0 से लेके और, है ना, बाकी हर एक उधर का होगा नंबर, बस 1 नहीं होगा। तो ठीक है, 1 को छोड़ दिए तो हो सकता है ना कि 1 और 0 के बीच में हो, है ना, और एक हो सकता है कंडीशन कि 1 से बड़ा और इंफिनिटी तक हो।
तो एक पार्ट लिए जब b का वैल्यू 0 1 के बीच में है, और एक पार्ट लेते हैं जब b का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। 1 दोनों में छोड़ा गया है, 1 ना तो यहां लिए है ना यहां लिए है, 1 ले ही नहीं सकते ना, वहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है ना कि अब हम लोग इस तरह से लॉग को ग्राफ बनाने के लिए दो भाग में बांट दिए बेस के आधार पे, जब एक का बेस ग्रेटर देन 1 हो और एक में क्या है बेस 0 1 के बीच में। अब इसका ग्राफ देखिए बच्चों, ग्राफ का नॉलेज आपको दिया जाएगा आगे चल के, अभी बस आपको बर्दाश्त करना है, याद रख लेना है। अभी आपको ग्राफ जो है सो इसका याद कर लेना है। ठीक है, ग्राफ आता कैसे है वो बस बताते हैं। ग्राफ कैसे आता है, कोई भी चीज का ग्राफ आपको जैसे बोला जाता है कि y इक्वल टू क्या चीज का आपको ग्राफ याद होगा अभी, y इक्वल टू एक्स याद है, x y इक्वल टू एक्स, ऐसा ओरिजिन से पास करता है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर याद है, ऐसा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू आपको क्या sin x याद है, ऐसे है ना। तो ये सब ग्राफ होता है। ग्राफ होता क्या है, ग्राफ होता है जो कि पिक्चर के माध्यम से इनपुट और आउटपुट में रिलेशन बताता है ना। पिक्टोरियल डायग्राम है ये, बस इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को बताता है वो, कि इनपुट क्या दिए तो आउटपुट क्या निकला। तो देखिए ये बहुत मेहनत का काम है, ग्राफ को मतलब जो है सो याद ही रखना पड़ता है वैसे हालांकि, लेकिन हम लोग कुछ समझाने की कोशिश तो करते ही हैं बच्चों को। जैसे कि देखिए इनपुट में x की जगह पे दीजिए आप जो वैलिड है उसके लिए, क्या है वैलिड, ग्रेटर देन 0, 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, x की जगह 6 दिए, इस तरह से बहुत सारा चीज दिए x का वैल्यू हर बार। तो हर बार कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा उसका, पूरे वैल्यू निकलेगा कुछ ना कुछ इसका। तो वो जो इनपुट दिए वो पॉइंट हो गया मान लीजिए 1 और आउटपुट निकला उसका 0, तो 1,0 कहां पे होगा, तो x दिए 1 और y निकला 0, मतलब यही पॉइंट हुआ 1,0, है ना। तो इस तरह से जितना भी पॉइंट होगा उन सभी पॉइंट को यदि मिला दिया जाए तो ग्राफ बनता है, उन सभी पॉइंट को यदि मिला दिया जाए तो जो कर्व बनता है वही ग्राफ होता है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, बेस 0 1 के जब बीच में हो तो बेस जब 0 1 के बीच में हो बच्चों तो ग्राफ होगा ऐसा, देखिए जरा सा, ग्राफ होगा ऐसा, देखिए ऐसा ग्राफ होगा। जब क्या हो ये बेस हो 0 1 के बीच में तो log x का ग्राफ है, y इक्वल टू log x बेस b, फिर b लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो ये ग्राफ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस वाले ग्राफ को बना लेते हैं। तो इसके ग्राफ को चलिए देखते हैं बना के। तो देखिए ये ग्राफ कैसा होगा, ये जो ग्राफ होगा ना, ये जो ग्राफ होगा वो उल्टा होगा इसका। उल्टा कहने का मतलब कि ये नीचे से ऊपर जाएगा ऐसा, देखिए ये 1 यहां पे है ना। तो y इक्वल टू log x बेस में b व्हेन b ग्रेटर देन 1। तो ये जो log का ग्राफ है ये डिक्रीजिंग है, ये log का ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग लिखे हैं। ठीक है, और ये जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है ना। बस टर्म सुनिए, आनंद लीजिए। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग का मतलब है कि घट रहा है। जैसे जैसे आप ऐसे आगे टिकटॉक बढ़ते हैं आप क्या होता है, वैल्यू नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है, आप इधर जाइए आगे बढ़िए ग्राफ जा रहा है नीचे, तो ये डिक्रीजिंग। आप इधर जाइए मूव करिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आगे और ग्राफ जा रहा है ऊपर, तो वो है पॉजिटिव हो रहा है, मतलब ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है फंक्शन वो। ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है जब b ग्रेटर लेस देन 0 1 के बीच में हो तो log कैसा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और जब 1 से बड़ा हो बेस, जब बेस 1 से बड़ा हो तो log कैसा फंक्शन काम करता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये याद रखिएगा, इनइक्वालिटी में ये सब काम देगा जी। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होता है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद ये तो समझ में आ ही गया इंक्रीजिंग होता है क्या डिक्रीजिंग। चलिए इतना ही आपके लिए काफी है। दोनों ही में रेंज देख लीजिए, रेंज जो है सो ऐसा भी देखा जा सकता है कि ग्राफ नीचे कहां है, माइनस इंफिनिटी तक, ऊपर कितना गया हुआ है प्लस इंफिनिटी तक, तो रेंज हो गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। रेंज देखा जाता है वाई एक्सिस पे कहां से कहां ग्राफ फैला हुआ है ना, वाई एक्सिस पे कहां से कहां ग्राफ फैला हुआ है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो रेंज हो गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर। और डोमेन क्या है देखो, 0 से इंफिनिटी, क्योंकि ग्राफ इधर है क्या, नहीं है ना, इधर नहीं है, ग्राफ 0 से आगे है, तो ग्राफ 0 से आगे है मतलब डोमेन है इसका 0 से इंफिनिटी, और इधर इसका ग्राफ का डोमेन क्या, 0 से इंफिनिटी आगे है डोमेन। तो
तो दोनों में ही डोमेन रेंज आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि 0 से इंफिनिटी होता है डोमेन और रेंज होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ग्राफ आपको याद रखना है, दोनों का अलग अलग ग्राफ होता है, एक इंक्रीजिंग होता है एक डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग होगा जब बेस 0 1 के बीच में होगा, जब इंक्रीजिंग होगा कब, जब बेस होगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होता है, काम देता है इनइक्वालिटी में। तो यहां तक आपको पहले ग्राफ छापिए जल्दी से, फटाक से आप ग्राफ छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। छापे? हाँ जी। तो ग्राफ ये है। अब देखिए ग्राफ हो गया है, ग्राफ के बाद क्या है, ग्राफ के बाद जो लॉग में है ना, लॉग में अब इनइक्वालिटी आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इनइक्वालिटी, फिर आएगा क्वेश्चन सब। तो पहले इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे, अगले दिन इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर उसके बाद अगले क्लास में ग्राफ का हम लोग क्वेश्चन सब करेंगे। मतलब समझ लीजिए अभी कि 2 से 3 लेक्चर और जाएगा अभी। ठीक है, और एक होता है नेचुरल लॉग, एक होता है बेस के आधार पर जो बांटे ना, तो बेस के आधार पर 2 तरह का फेमस प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध लॉग है, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग। समझे बात को? तो वो सारा भी देखेंगे, बेस जब 10 हो और बेस जब ई हो उस आधार पर। तो ये चीज सब हम लोग को पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है, इनइक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारा चीज काम देता है डोमेन रेंज सब निकालने में, अदर फंक्शंस का भी जिसमें लॉग इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और जो इनइक्वालिटी पढ़ लेंगे उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन सब इस पे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन हम लोग। ओके बाय।